वेलकम टू द बालाजी क्लासेस। आज की ये वीडियो यूपी पीसीएस 2020 की वीडियो सीरीज़ का अगला पार्ट है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है साइंस। इस वीडियो में पिछले साल के एग्ज़ाम्स, जो भी यूपी पीसीएस के पिछले साल के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, उनसे आए हुए साइंस के प्रश्न मैंने लिए हुए हैं। इसलिए ये सभी प्रश्न उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जो भी यूपी पीसीएस 2000 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। पिछले साल के पेपर से आए हुए अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखे जाते हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं कि साइनोकोबालमिन है, तो साइनोकोबालमिन क्या है? तो साइनोकोबालमिन है, इसका प्रश्न है ऑप्शन डी, विटामिन B12 है। क्या है? विटामिन B12 है। अब बात करते हैं इसका रासायनिक नाम क्या है। तो जो साइनोकोबालमिन है ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। इसके अलावा हमारे जो विटामिन हैं, जैसे अगर हम पहले बी की ही बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख लेते हैं विटामिन B1, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12 आपने यहाँ पर देखा। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन। इसके अलावा विटामिन B1 का क्या नाम है? तो विटामिन B1 का नाम है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। विटामिन B2 का क्या नाम है? तो विटामिन B2 का नाम है रिबोफ्लेविन या राइबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन, फ्लेविन। इसके अलावा B6 का क्या नाम है? तो B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। तो इस प्रकार से आपने B1, B2, B6 के जो रासायनिक नाम है, विटामिन B1, B2, B6 के सभी रासायनिक नाम आपने समझ लिए हैं। तो B1, B2, B6 और B12 के आपने रासायनिक नाम देख लिए हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि विटामिन C, विटामिन B2, B6 तो आपने देख ही लिए हैं, और इसके अलावा जो भी विटामिन है उनके रासायनिक नामों को भी हम एक एक करके देख लेते हैं। इस तरह से जो विटामिन है उससे संबंधित सभी फैक्ट आपको तैयार हो चुके होंगे और सभी विटामिन को अलग से देखने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके सभी रासायनिक नाम इस पहले प्रश्न के साथ आपको क्लियर हो जाएंगे। तो हम उन सबके भी विटामिन के नाम, जो रासायनिक नाम है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि विटामिन ए, तो विटामिन ए के लिए यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं विटामिन और यहाँ पर लिख देते हैं उसका रासायनिक नाम। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है उसको बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल, रेटिनॉल। इसके अलावा विटामिन जो सी होता है इसका रासायनिक नाम, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। इसके अलावा विटामिन डी का क्या रासायनिक नाम हो जाएगा? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। इसके अलावा विटामिन के का क्या नाम हो जाएगा? तो विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन। तो इस तरीके से विटामिन जितने भी हैं उन सभी के आपको रासायनिक नाम समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से आने वाले जो भी इसमें क्वेश्चन हैं मैं सबके फैक्ट आपको बताते चलूँगा और आपकी अच्छे से सभी क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है टेट्रा इथाइल लेड, TEL पेट्रोलिंग में
पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो इसमें जमने से बचाने के लिए मिलाया जाता है, या इसका इस फुलिंग बिंदु है उसको बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आप प्रश्न का जो ऑप्शन सी है, इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, यानी इसकी अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग जो है उसको बोलते हैं अपस्फोटन दर, उसको बढ़ाने का काम करता है क्या, टेट्रा इथाइलेट पेट्रोल में जब मिलाया जाता है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि दिया हुआ है निम्नांकित जो जोड़े हैं, तो निम्नांकित जोड़े में किसका सुमेल है, तो निम्नांकित जोड़े में किसका सुमेल है। तो आप यहाँ पर देखें, पहला ही ऑप्शन जो है निमोनिया से फेफड़े खराब हो जाते हैं, यहाँ पर इसका संबंध निमोनिया का, यहाँ पर निमोनिया होना चाहिए, निमोनिया लिख दिया है, सॉरी। तो निमोनिया का संबंध फेफड़े से, यानी फेफड़े की जो बीमारी हो जाती है उसे हम निमोनिया कहते हैं। और ये किस रोगवाहक जीवाणु के कारण होती है, इसको बोलते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनी। क्या बोलते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। इसके अलावा जो मोतियाबिंद का संबंध होता है, उसका संबंध होता है आँख से। जो पीलिया होती है, पीलिया से क्या होता है, यकृत, जैसे जॉन्डिस बोलते हैं, यकृत या लीवर खराब हो जाता है। और जो मधुमेह है, तो मधुमेह का संबंध होता है, मधुमेह कैसे प्रकार से होता है, हमारा जो अग्नाशय होता है जिसे बोलते हैं पैनक्रियाज, हमारा जो अग्नाशय होता है जिसे हम बोलते हैं पैनक्रियाज, इससे एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन, इसे बोलते हैं इंसुलिन। तो ये इंसुलिन का स्राव बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसके कारण मधुमेह रोग या जिसे बोलते हैं डायबिटीज़, यह रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से जो सही जोड़ा है वो ऑप्शन ए है, निमोनिया से फेफड़े का संबंध या फेफड़े की बीमारी हो जाती है, और बाकी का संबंध इस प्रकार से है जैसे मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन सी RDX एक विस्फोटक है, यह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं RDX का पूरा नाम क्या होता है। तो RDX का पूरा नाम होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। रिसर्च, R फॉर रिसर्च एंड डेवलप्ड, X फॉर एक्सप्लोसिव। तो इस प्रकार से RDX का पूरा नाम हो जाएगा रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। अब बात करते हैं DDT क्या है। तो जो DDT है, ये DDT एक रोगाणुनाशक नहीं जबकि कीटाणुनाशक है, कीटाणुनाशक है ये। और इसके अलावा जो TNT है, यहाँ पर ऑप्शन बी देख रहे हैं आप, जो TNT है ये कीटनाशक ना हो करके TNT एक विस्फोटक है। TNT क्या है, एक विस्फोटक है। तो इस प्रकार से आपको सभी ऑप्शन समझ में आ गए होंगे और पूरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त होता क्या है। तो इसके लिए प्रयुक्त होता है इथिलीन, यहाँ पर एसिटिलीन लिखा हुआ है, इथिलीन का प्रयोग हम हरे फल को पकाने के लिए काम करते हैं। यह वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। यह क्या है, वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। तो वो होता है ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO बोलते हैं। यह क्या करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संश्लिष्ट अनुत्क्रमणीय बनाता है। शरीर में इसकी मात्रा एक सीमा से अगर अधिक हो जाए
तो इससे क्या हो जाता है कि शरीर पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है, और क्योंकि यह एक क्या होता है कि एक जहरीला पदार्थ होता है, तो जिसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। अगला प्रश्न है दूध उदाहरण है। दूध उदाहरण है तो किसका उदाहरण है? एक ऑप्शन ए एक श्लिषि का, या ऑप्शन बी, ये बी की जगह सी लिख दिया है, एक निलंबन का, या ऑप्शन सी एक पायस का। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एक पायस का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक पायस का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब पायस क्या होता है ये आपके मन में आ रहा होगा। तो दूध पायस का एक उदाहरण है वे पदार्थ जो विलयन के संपर्क में आने पर तुरंत ही कोलाइडी विलयन बनाते हैं, तुरंत ही कोलाइडी विलयन बनाते हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा हो कोलाइडी विलयन क्या है, तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच के मिश्रण को कोलाइडी विलयन कहा जाता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच के जो मिश्रण को या घोल को कोलाइडी विलयन कहा जाता है। घोल या विलयन एक ही बात होती है, जैसे नमक और पानी एक घोल है, तो इसी प्रकार से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस किसको हम बोलते हैं? जो एक ही जैसे तत्वों का मिश्रण हो, और हेट्रोजीनियस जो अलग अलग प्रकार के तत्वों का मिश्रण हो उसे हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। तो इनके बीच के मिश्रण को हम बोलते हैं कोलाइडी विलयन। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो ये दुग्ध है इसे हम बोलते हैं पायस। क्या बोलते हैं? पायस बोलते हैं। और ये क्या होता है कि विलयन के संपर्क में आने पर तुरंत ही कोलाइडी विलयन बनाते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड या पायस कहलाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं द्रव स्नेही भी बोलते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड, इसे द्रव स्नेही कोलाइड भी बोला जाता है। ये विलयन स्थायी होते हैं। ये विलयन कैसे होते हैं? ये विलयन स्थायी होते हैं। इसके अलावा ये विलयन स्थायी तो होते ही हैं, और विद्युत अपघट्य का विलयन मिलाने पर सुगमता से अवक्षेपित नहीं होते। तो इस प्रकार से आपको सारे जो फैक्ट है वो समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, अग्नाशय को पाचक रस के, यहाँ ररा लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा रस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रस। तो इस प्रकार से हो जाएगा पाचक रस। तो पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो इस प्रकार प्रश्न जो 9 है आपका, इसका आंसर हो जाएगा सिक्रिटिन। ऑप्शन सी सिक्रिटिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सिक्रिटिन अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अग्नाशय को पाचक रस में उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रिटिन तो है, जिसके फलस्वरूप क्या हो जाता है? अग्नाशय में 5 अग्नाशयी रस, 5 और अग्नाशयी रस हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, आप यहाँ पर देखें, जिसे हम बोलते हैं एमाइलेज। एमाइलेज के अलावा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन के अलावा हम अगर देखेंगे तो हो जाएगा माल्टेज के अलावा अगर हम देखें तो जिसे हम बोलते हैं लाइपेज। यहाँ पर देख लेते हैं कोने में, लाइपेज। और लाइपेज के अलावा 1 2 3 4 एक और मैंने बताए थे 5। माइलेज के अलावा क्या हो जाएंगे? लाइपेज, माल्टेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, और एक हो जाएगा रेनिन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के सही भी आप जो फैक्ट है आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें एमाइलेज और जो माल्टेज है कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को, तथा लाइपेज वसा को पचाता है। इसमें से एमाइलेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को, ये फैक्ट आप समझिए, इसमें जो एमाइलेज है और जो माल्टेज है ये कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करते हैं, और जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को तथा लाइपेज वसा को पचाने का काम करता है। तो इस प्रकार से सारे फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न है कृष्ण छिद्र
सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो कृष्ण छिद्र जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किसने किया था? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। किसी भी तारे की आयु उसमें वर्तमान हाइड्रोजन की मात्रा घटने के साथ साथ बढ़ती है। किसकी मात्रा? हाइड्रोजन। इसके अलावा जो तारा है क्या हो जाता है? वो लाल दानव में परिवर्तित हो जाता है। और लाल दानव तारे का भविष्य किस पर निर्भर करता है? उसके द्रव्यमान या मास, मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, उसके मास पर निर्भर करता है। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के लगभग बराबर हो तो वह श्वेत वामन बन जाता है। क्या बन जाता है? श्वेत वामन। क्या बन जाता है? श्वेत वामन। श्वेत वामन। इसके अलावा मैं और अगर फैक्ट देखें तो जो इसमें क्या था, श्वेत वामन के बाद क्या हम देखेंगे, समस्त हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित हो जाता है तो उसकी दीप्ति समाप्त हो जाती है। दीप्ति मतलब उसकी चमक। जो तारे सूर्य से कई गुना भारी होते हैं उनका अंत अधिक प्रलयंकारी होता है। ऐसे तारों का विस्फोट सुपरनोवा कहलाता है। जो तारों का विस्फोट है उसे हम क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। इस प्रकार से बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके अलावा हम क्या देखते हैं, अगर ये सुपरनोवा का विस्फोट होता है और इसका जो कवच है वो बिखर जाता है, परंतु जो क्रोड है वो संकुचित होता चला जाता है और न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। फिर लास्ट में क्या बन जाता है? ये न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। न्यूट्रॉन तारा भी असीमित समय तक सिकुड़ता चला जाता है, अर्थात न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिमाण में द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संक्रेदित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव युक्त पिंड को हम कृष्ण छिद्र कहते हैं। तो अब आपको बात समझ में आई होगी कि कृष्ण छिद्र किसे कहते हैं। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो कौन सा प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक एसिड। ये क्या होता है? बेंजोइक अम्ल क्या होता है? इसका जो प्राकृतिक स्रोत हैं, तो इसके प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? इसके प्राकृतिक स्रोत हैं घास, इसका प्राकृतिक स्रोत है मूत्र, इसका और प्राकृतिक स्रोत है वह पत्ते, ये इसके प्राकृतिक स्रोत हैं। इसके अलावा जो बेंजोइक क्लोराइड होता है, जो बेंजोइक क्लोराइड होता है, बेंजोइक क्लोराइड से औद्योगिक निर्माण विधि द्वारा बेंजोइक एसिड का या बेंजोइक अम्ल का हम प्रयोग करते हैं, यानी उससे हम इसे प्राप्त कर लेते हैं। बेंजोइक एसिड को हम प्राप्त कर लेते हैं। और जो बेंजोइक एसिड है इसका प्रयोग दवा के संरक्षण हेतु भी, किसके संरक्षण हेतु? दवा के संरक्षण हेतु भी हम बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको सारे फैक्ट समझ में आ गए होंगे। अगला प्रश्न है द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कलाई घड़ियों में होते हैं, प्रदर्शन युक्तियों में होते हैं, इसमें दोनों में होते हैं, पॉकेट कैलकुलेटर में होते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में यह प्रयुक्त होता है द्रव क्रिस्टल। क्या प्रयुक्त होता है? द्रव क्रिस्टल। द्रव क्रिस्टल। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य क्या है? एक तप्त गैस का गोला है। सूर्य क्या है? एक तप्त गैस का गोला है। गोला इस जिसका निर्माण क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन 74%, इसमें क्या होती है? हाइड्रोजन 74% होती है। इसके अलावा इसमें जो हीलियम होती है वो 25%। हीलियम कितनी होती है? 25% होती है। इसके अलावा इसमें अन्य तत्व जो होते हैं, अदर जो तत्व होते हैं, अदर होते हैं 1%। इसके अलावा इसमें क्या होता है? जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं,
अब समस्थानिक क्या होते हैं, तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर है, आप जा करके देख सकते हैं। तो समस्थानिक जो होते हैं, तो जो समस्थानिक इसका, जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है जिसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटीरियम, और आपस में मिल करके इसको हम बोलते हैं जब हीलियम का निर्माण करते हैं, आपस में ड्यूटीरियम आपस में मिल करके हीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि एनर्जी जो निकलती है, जैसे हम हाइड्रोजन के ड्यूटीरियम को अगर हम देखें, तो जिसे हम बोलते हैं 1s2 प्लस 1s2, और ये जब मिल जाते हैं तो इससे निर्माण होता है हीलियम का 2He4, और इससे क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है या ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रकार से ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है मैंने आपको समझा दिया। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। यहाँ पर है थर्मोस्टेट, तो थर्मोस्टेट का कार्य है, तो थर्मोस्टेट का क्या कार्य है, एक समान तापमान को बनाए रखना, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में फैलती चली जाती हैं और अग्रसर हो जाती हैं। ऐसे पौधे ऐसे वातावरण में पाए जाते हैं जहाँ जल का अभाव रहता है, अतः जल की खोज में जड़ें अंदर तक जाती हैं। कुछ पौधे की जड़ें 12 से 15 मीटर तक लंबी होती हैं। इसके अलावा यानी 12 से 15 मीटर की गहराई तक जमीन में चली जाती हैं। जड़ें सुविकसित एवं काष्ठीय होती हैं। जड़ों में मूल रोम तथा मूल गोप अत्यधिक विकसित होते हैं। क्या विकसित होते हैं, मूल रोम और मूल गोप, ये अति विकसित होते हैं, जिसके कारण जड़ें पानी की तलाश में अत्यधिक लंबी होती चली जाती हैं और 12 से 15 मीटर की गहराई तक जा करके ये पानी की तलाश में चली जाती हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। आई होप आपको ये पूरी जो क्वेश्चन है सारे समझ में आए होंगे। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से सहयोग आपका बने रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।